नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मुनीश पांडे। आपके सामने आज पहली बार आ रहा हूं एक नए शो को लेके जिसका नाम है इनसाइड एजेंसी। इनसाइड एजेंसी नाम के पीछे की वजह मैं बता देता हूं आपको। दरअसल मैं पिछले 14-15 सालों से क्राइम और उसके अलावा जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, जैसे सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे ईडी के नाम से जाना जाता है, इनकम टैक्स, और उसके अलावा खुफिया विभाग, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सभी चीज़ों को मैं कवर करता हूं। और मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका होगा जहां पर मैं आप लोगों के सामने जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उसके पीछे क्या हो रहा है वो सारी जानकारी मैं लेकर आपके सामने आऊं। और इसी वजह से मुझे आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और मुझे लगता है कि आप लोग मुझे अपना प्यार देंगे भी। आज जिस एपिसोड से हम शुरुआत कर रहे हैं वो फिलहाल में जो सबसे बड़ी घटना हुई है देश में, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। और वो है कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर की। इसमें कई सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता हैं। कुछ चीज़ें जिससे अभी भी पर्दा नहीं उठा है उसको लेकर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और उस पर मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जानकारी मेरे पास में है, मेरे सीबीआई सूत्रों के जरिए से जो जानकारी मिली है, पुलिस से बातचीत करके जो मिली है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात करके जो जानकारी मिली है, मैं आपके सामने वो जानकारी लेकर आऊं। आपको शायद ये जानकारी हो चुकी होगी कि ये मामला क्या है। दरअसल जिस तरह से सोशल मीडिया में कहा गया था कि ये एक गैंगरेप का मामला है, ये गैंगरेप का मामला नहीं है, ये है रेप का मामला। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये रेप का मामला है? जो मैंने अपने सूत्रों से बातचीत की, तो सूत्रों का ये कहना है कि किसी भी रेप और मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वहाँ का फॉरेंसिक एविडेंस। सबसे पहले इस मामले में कोलकाता पुलिस ने अपना फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया था। उसको उन्होंने अपने जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है वहाँ पर भेजा और उसकी रिपोर्ट उनको मिली। उन्होंने फिर अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को दिखाया। सीबीआई ने भी यही रास्ता अपनाया। उन्होंने कोलकाता पुलिस से जो भी उनके पास सबूत थे वो इकट्ठा किया। क्राइम सीन पर गए थे, वहाँ पे कुछ और उन्होंने सबूत को इकट्ठा किया और अपने जो सीबीआई के खुद के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको वहाँ पर दिखाया। उसके साथ जो डीएनए मिले थे वहाँ पर उन्होंने उसकी जांच की। तो जितने सबूत उन्होंने अभी तक इकट्ठा किए थे, चाहे वो शरीर पर मिले हुए कोई बाल के टुकड़े हों या फिर कहीं पे कोई मार्क, अगर फिंगरप्रिंट्स मिलता है उसका मिलान करना हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था इसमें डीएनए का मैच होना। और डीएनए जो है वो इस मामले में मुख्य आरोपी जिसकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर की थी कोलकाता पुलिस ने घटना होने के बाद, संजय रॉय, उससे मिलान हो चुका है। यानी कि एक बात तो साफ हो चुकी है कि इस मामले में एक आरोपी तय है और वो है संजय रॉय। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो डीएनए से मिलान हो चुका। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है इस मामले की टेक्निकल एविडेंस। टेक्निकल एविडेंस दो तरीके से इसमें सीबीआई के सामने आए। सबसे पहला, जो मामले में आरोपी है संजय रॉय, उसके सीडीआर डेटा यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड, जिससे ये पता चलता है कि अगर ये फ़ोन मेरे हाथ में है तो सीबीआई या कोई भी पुलिस इस बारे में पता कर सकती है कि मेरा लोकेशन क्या है। जब लोकेशन पता किया गया तो पता चला कि संजय रॉय का लोकेशन उस रात उसी जगह पे था जहां पर पीड़िता की मृत्यु हुई थी, रेप एंड मर्डर। ये एक टेक्निकल एविडेंस था। दूसरा टेक्निकल एविडेंस था इस मामले में सीसीटीवी फुटेज। अस्पताल के कई कोनों में सीसीटीवी लगे हुए थे। उसकी जो गैलरी थी वहां पर सीसीटीवी था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, सेमिनार हॉल जहां पर ये पूरे की पूरी घटना हुई है, सेमिनार हॉल के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। और उसकी फुटेज को जब निकाला गया तो वहां पर जिस वक्त ये बताया जा रहा है कि ये घटना हुई थी, रेप एंड मर्डर, और मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद कि किस टाइम पर ये मर्डर हुआ है, इस चीज से भी मैं आज पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा। जो टाइम ऑफ मर्डर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त उसके इर्द गिर्द में सिर्फ एक शख्स उस सीन ऑफ क्राइम में आता और जाता हुआ दिखाई देता है, और वो है संजय रॉय। यानी कि आपके पास में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ चुकी है, आपके पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी यही इशारा कर रहा है कि इसमें अगर सबसे पहला कोई संदेह जा रहा है किसी के ऊपर तो वो है संजय रॉय, जो कि फिलहाल के लिए सीबीआई की गिरफ्त में है। तीसरा आता है इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे ऑटोप्सी रिपोर्ट भी बोलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह के
जख्मों का जिक्र किया गया है और उन जख्मों का मिलान किया गया है। जैसे मैं बता दूं आपको कि पीड़िता के शरीर पे जो जख्म मिले हैं और जो आरोपी है, आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद पुलिस ने उसके जो फिंगर नेल्स होते हैं यानी कि जो नाखून है, नाखून को काटा। उसके शरीर पर 2 जगह पे निशान थे, एक उसके गाल पर निशान था और एक उसके हाथ पर, यहाँ पर निशान था। उन दोनों निशानों से डीएनए लिया गया और जब डीएनए लिया गया तो वो डीएनए मैच किया संजय रॉय के साथ में और पीड़िता के बीच में। यानी कि जब संजय रॉय कथित रूप से उसे मारने की कोशिश कर रहा था तो पीड़िता अपने आप को बचाने के लिए उसने संजय रॉय के ऊपर हमला किया, यानी कि अपने नाखून से खरोचने की कोशिश की संजय रॉय को, जिसकी वजह से यहाँ पर निशान आया गाल के पास और दूसरा हाथ पर निशान आया। और ये दोनों डीएनए जो थे इसका मिलान किया है सीबीआई ने और ये भी एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट के ज़रिए कि मृत्यु अगर किसी ने की है तो इस वक्त सबसे बड़ा संदेह हो जाता है संजय रॉय पे। तो एक बात साफ हो गई कि मामला गैंगरेप का नहीं है, मामला रेप का है। लेकिन आखिरकार उस रात को हुआ क्या, इस रहस्य से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। क्या संजय रॉय के अलावा कुछ और लोग थे जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं? क्या संजय रॉय को फंसाया जा रहा है? क्या कोई बड़े लोग शामिल थे जिसकी वजह से इसमें संजय रॉय को फंसाकर बाकी लोग निकलना चाहते हैं? तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन इन सवालों से पर्दा तब तक नहीं उठ पाएगा जब तक कि हमें यह ना पता चले कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपने सूत्रों से बातचीत की है, जो जानकारी मुझे मिली है, उसकी जानकारी मैं आप तक साझा करता हूं। उसके बाद आप तय करिएगा कि आखिरकार इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या जांच सही दिशा में आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि आखिर में सीबीआई तय करेगी कि इस मामले में कौन मुख्य आरोपी है, घटना को किसने अंजाम दिया है। तो मैं उस रात की कड़ी बताता हूं। पीड़िता के साथ में 4 और लोग उस रात में मौजूद थे। वो 4 लोग थे उसी अस्पताल में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर्स। पीड़िता उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर थी और उसके अलावा जो 4 और डॉक्टरों का मैं जिक्र कर रहा हूं जिनका सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराना चाहती है और क्यों कराना चाहती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो 4 शख्स थे वो पीड़िता के साथ उस रात को मौजूद थे। चारों में से 2 फर्स्ट ईयर पीजी के डॉक्टर हैं, उसमें से 2 और भी डॉक्टर हैं सेकेंड ईयर, और इसमें से एक हाउस स्टाफ भी है। तो ये चारों जूनियर डॉक्टर हैं और पीड़िता इसमें सबसे ज़्यादा सीनियर थी। पांचों लगभग रात के 12 बजे उस रात एक साथ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद पांचों सेमिनार हॉल में जाते हैं और सेमिनार हॉल में जाने की वजह जब मैं बताऊंगा आपको तो आप उससे अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे। आपको याद होगा हाल ही में ओलंपिक मैच हुए और ओलंपिक मैच के दौरान सबसे ज़्यादा जो हमारी निगाहें थी, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो थी नीरज चोपड़ा पे। उस रात जिस दिन पीड़िता की मौत हुई, उसी रात नीरज चोपड़ा जैवलिन फेंकने वाले थे। 12 बजे डिनर करने के बाद सीधे वो सेमिनार हॉल में गए, पांचों, जिसमें पीड़िता भी मौजूद थी, और पांचों वहां पर पहुंचने के बाद नीरज चोपड़ा का जैवलिन मैच देखने के लिए पहुंच गए। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लगभग 1 से 1:30 बजे का वक्त था जिस वक्त नीरज चोपड़ा पेरिस में ओलंपिक में भारत को मेडल दिला रहे थे और पांचों डिनर करने के बाद वहां पर नीरज चोपड़ा को जैवलिन फेंकते हुए देख रहे थे। जब जैवलिन का मैच खत्म हो गया तो उसके बाद पीड़िता जो है, चूंकि वो बहुत ज़्यादा सीनियर थी बाकी चारों के कंपैरिजन में, पीड़िता सेमिनार हॉल में बोलती है कि मैं यहीं पर आराम करती हूँ। जो बाकी के चारों डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर्स पीड़िता से, वो चारों ठीक उसी सेमिनार हॉल के सामने अस्पताल में ही एक और कमरा है जिसे स्लीपिंग रूम का नाम दिया गया है। जब आपके पास नाइट ड्यूटी में होते हैं और आपके पास ज़्यादा काम नहीं है तो आप आके वहाँ पर आराम कर सकते हैं। वो स्लीपिंग रूम में चले गए। इसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। किसी भी अस्पताल में रेसिडेंट डॉक्टर्स जो होते हैं वो मोस्टली पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं। पीजी के जब स्टूडेंट्स होते हैं तो जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसे सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए डिस्टर्ब किया जाता है, या फिर ऐसी ज़रूरत आ पड़े कि वहाँ पर सभी लोगों का रहना ज़रूरी है तभी, अदरवाइज़ वो आराम कर सकते हैं। और जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो बाकी के ओपीडी में जो मरीज़ आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट का केस हो गया,
किसी को और कोई दिक्कत आ गई, कोई इमरजेंसी का केस आ गया, वो उसको हैंडल करते हैं। तो वो स्लीपिंग रूम में गए और उसके बाद रात में जो केसेस आ रहे थे वो उसको हैंडल कर रहे थे। पीड़िता लगभग 1:30 से 2 बजे का वक्त था जब वो अकेले सेमिनार हॉल में थी। मैच खत्म होने के बाद बाकी चारों जा चुके थे वहाँ से और वो सोने के लिए चली गई सेमिनार हॉल में। सेमिनार हॉल अगर मैं बताऊँ आपको तो वो एक लकड़ी का, आप बोल दीजिए फ्लोर है, लकड़ी का फ्लोर था, उसी पे एक मैट्रेस डाला हुआ था और लकड़ी के फ्लोर पर एक मैट्रेस डाला हुआ था जो कि अस्पताल का ही है, उस पर लिखा भी हुआ है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। एक चद्दर डाला उस पर और वो सो गई, एक अस्पताल की ही चादर ओढ़कर। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 4:03 पर वहां पर एक शख्स आता है। सबसे पहले वो सेमिनार हॉल में दाखिल होता है और उसके बाद क्या होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि यही शख्स 4:40 पर निकलते हुए दिखाई देता है। यानी कि सुबह 4:03 पर वो सेमिनार हॉल जहां पे पीड़िता सो रही थी वहां पर दाखिल होता है। 4:40 पर वो वहां से निकलता है। 37 मिनट, लगभग 37 मिनट वो पीड़िता के साथ में था और इसी 37 मिनट के अंदर उसने ना सिर्फ पीड़िता के साथ में बलात्कार किया बल्कि पीड़िता को मौत के घाट भी उतार दिया। इसी शख्स का नाम है संजय रॉय, इस मामले का मुख्य आरोपी। और अभी तक जो बयान दर्ज हुए हैं, जिसके बारे में आपको जिक्र किया मैंने, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, डीएनए का जो मिलान है, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है इस मामले की, और इस मामले की जो सीसीटीवी फुटेज है, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि संजय रॉय ही वो शख्स है जिसने मौत के घाट उतारा होगा। उसके अलावा ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ भी मेंशन किया जाता है कि किस वक्त अनुमानित तौर पे पीड़िता की मौत हुई हो सकती है, और ये 4 बजे का वक्त दिया गया है। यानी कि 4:03 से लेकर 4:40 तक ना सिर्फ संजय रॉय ने अपनी हैवानियत दिखाई, यानी कि उस पीड़िता के साथ में बलात्कार किया, बल्कि जब उसने लड़ने की कोशिश की तो उसको ओवर पावर किया और ज़बरदस्ती उसे मार दिया। ओवर पावर मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि पीड़िता के शरीर पर 16 से ज़्यादा निशान मिले हुए हैं, 16 से ज़्यादा इंजरी निशान मिले हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि पीड़िता और जो आरोपी संजय रॉय है, इनके बीच में झड़प हुई। पीड़िता ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन संजय रॉय उस दिन, उसके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई हैवान सवार था जिसकी वजह से उसने ये निर्मम हत्या को अंजाम दिया। तो ये था सीक्वेंस ऑफ इवेंट, उस रात को हुआ क्या था। इसके बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। 4:40 पर संजय रॉय वहाँ से निकलते हुए दिखाई देता है, यानी कि 37 मिनट को आप मान के चलिए कि क्राइम इसी के बीच में हुआ है। सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि 4:15 और 4:40 के बीच में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। इसके बाद सीधा हम आते हैं 9 बजे, क्योंकि इसके बीच में पीड़िता से ना कोई मिलने के लिए पहुंचा, ना तो पीड़िता ने किसी से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि वो पहले से ही मर चुकी थी। तो लगभग 9 बजे का वक्त था जबकि प्रोफेसर अस्पताल में पहुंचते हैं और जितने जो वहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स थे पीड़िता के साथ में, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज जो क्रिटिकल केसेस हैं, जो मरीज़ हैं, उनको देखने के लिए चलते हैं। ये एक डेली रूटीन होता है, प्रोटोकॉल होता है। जब भी प्रोफेसर आते हैं तो वो जूनियर डॉक्टर्स को लेकर जाते हैं ताकि उनको सिखा पाएँ कि क्रिटिकल केसेस को कैसे हैंडल करना है। जो जूनियर डॉक्टर्स थे वो साथ में थे, लेकिन प्रोफेसर बोलते हैं कि आज हमारी सीनियर डॉक्टर नहीं है, पीड़िता नहीं है, और वो चारों में से जिन चारों ने साथ में डिनर किया हुआ था पिछली रात को, जो रात के 1:30 बजे तक पीड़िता के साथ में मौजूद थे, उनमें से एक डॉक्टर को बोलते हैं कि जाओ तुम उसे भी बुला कर लाओ। पीड़िता को बुलाने के लिए वहां पर पहुंचती है सेमिनार हॉल में, लेकिन देखती है कि पीड़िता अभी भी सोई हुई है। उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे समझ में आता है कि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है। उस वक्त बॉडी किस अवस्था में मिलती है इसका भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि हम क्राइम की बात कर रहे हैं और क्राइम में हर एक छोटा पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब पीड़िता ने उठाने की कोशिश की तो उसने एक बार चद्दर भी उठाने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता का जो शरीर था वो बिस्तर पर लेटे हुई थी,
सर एक तरफ था उसका, और पूरा जो शरीर था उसमें से नीचे का जो बॉडी पार्ट था, यानी कि कमर के नीचे उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, यानी कि कपड़े आरोपी संजय रॉय ने उसके निकाल दिए थे। अर्धनग्न अवस्था में थी, एक पैर बिस्तर पे था और एक पैर उसका फर्श पर आकर, यानी कि जो लकड़ी का फर्श था वहां पर दिख रहा था। तो एक बात तो साफ हो गई थी उस वक्त कि पीड़िता के साथ में बहुत मुमकिन है कि बलात्कार हुआ हो। पीड़िता को मौत के घाट उतार दिया गया था, और उसी के बाद जो बाकी के डॉक्टर्स हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद क्या कुछ हुआ ये आपको पता ही है। तुरंत जो एक डॉक्टर्स वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स थे वो आते हैं, देखते हैं कि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 9:30 बजे का वक्त था जब पुलिस को जानकारी दी जाती है। 10:10 पर पुलिस की डायरी एंट्री है, जहाँ पर पुलिस कहती है कि उनके पुलिस स्टेशन में फ़ोन आया अस्पताल के पुलिस के ज़रिए, अस्पताल में जो तैनात थी उनके ज़रिए, कि एक बॉडी मिली है, और 10:30 बजे पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद में बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही पता है। अब आते हैं कि आखिरकार जो 4 डॉक्टर्स पीड़िता के साथ में मौजूद थे, उसके खुद के कलीग, शायद दोस्त भी रहे हों, आखिर उनसे पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों हो रहा है? उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सीबीआई को क्या ज़रूरत है? पॉलीग्राफ टेस्ट इसके लिए हो रहा है क्योंकि जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की और उन्होंने जो वहाँ से फोरेंसिक एविडेंस निकाले, तो जो सेमिनार हॉल था, सेमिनार हॉल में बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हुए हैं, उंगलियों के निशान। और जो उंगलियों के निशान मिले हैं ये कहीं ना कहीं एक तरह संदेह भी देते हैं कि कहीं इन चारों में से किसी ने हत्या तो नहीं की है, क्या इन चारों का कोई लेना देना तो नहीं था। हालांकि इन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि वो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे, सीसीटीवी में भी ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्होंने हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन जो सीबीआई है ना, सीबीआई जांच को बहुत पुख्ता तरीके से करती है। सीबीआई में पिछले 10 सालों से कवर कर रहा हूं, और सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जिसके ऊपर मुझे भरोसा है कि उनकी जांच सही होती है। सीबीआई की जांच को लेकर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इस चर्चा को खत्म कर देता हूं। आखिरकार उनसे पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है सीबीआई? तो सबसे पहले जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, उस रात को कब क्या हुआ, कब डिनर किए, कब तक आप रूम में थे, रूम में रहते हुए क्या कुछ किया आपने, आखिरी बातचीत कब हुई, और उसके बाद आप लोग रूम से कब बाहर निकले, कब आपने सबसे पहले मृत शरीर को देखा, किसने देखा, आपने किसको जानकारी दी, इन सभी जानकारियों को पुख्ता करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है, ताकि यह संदेह दूर किया जा सके कि फिंगरप्रिंट आखिरकार उस रूम में कैसे पहुंचे, कहीं इनका मर्डर में कोई लेना देना तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है संजय रॉय को बचाने की कोशिश करें। इन तमाम थ्योरीज से, या आप कह सकते हैं कि लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करने के लिए सीबीआई उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है। कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है और शायद उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन चारों के बयान के बाद अभी तक जो बयान दर्ज हुए हैं उससे साफ हो रहा है कि पीड़िता को मौत के घाट उतारने वाला एक ही दरिंदा है, और वो है संजय रॉय। अब बात कर लेते हैं सीबीआई जांच के ऊपर, और संक्षेप में ही बता दूंगा आपको। देखिए, सीबीआई एक बड़ी ही प्रोफेशनल एजेंसी है, थॉरो इन्वेस्टिगेशन करती है, और सीबीआई की जांच करने का तरीका बहुत अलग होता है बाकी एजेंसियों से। एक तो सीबीआई के साथ में नुकसान क्या है सीबीआई को? सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जिसको कोई भी केस तुरंत नहीं मिलता है। कभी कोई घटना हो जाएगी, मर्डर का केस हो, कोई बड़ा स्कैम हो गया हो, कहीं पे कोई सुसाइड का केस हो, कोई भी अगर इस तरह का केस होता है, सबसे पहले अगर कोई इस मामले में एफआईआर दर्ज करता है और घटना स्थल पर पहुंचता है तो वो है वहाँ की लोकल पुलिस। इस मामले में भी सबसे पहले लोकल पुलिस पहुंची थी। 5 दिन के बाद सीबीआई के पास में केस पहुंचा। तो जो 5 दिन का डिले हो जाता है या 10 दिन का डिले, कई ऐसे मामले हैं जिसमें हमने देखा है कि 2 साल के बाद सीबीआई को कोई केस मिला हुआ है। तो जब इतना डिले हो जाता है कोई केस मिलने में, आपके पास में वो मौका चला जाता है जहां पर आप सबसे पहले पहुंचकर आप सबूतों को इकट्ठा कर पाओ। आपको दूसरों के द्वारा, यानी कि पुलिस के द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों पर अपनी जांच को आगे बढ़ाना होता है। इसलिए सीबीआई के पास में ये एक ड्रॉबैक होता है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक, और इसी का तोड़ निकालने के लिए सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाता है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी साइंटिफिक होता है, लेकिन पुलिस के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं आपसे तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होता है। तो सीबीआई को ये केस 5 दिन के बाद मिला। पुलिस से उन्होंने तमाम जो सबूत थे, सीसीटीवी फुटेज थे, उसको अपनी कस्टडी में ले लिया, लेकिन फिर भी वो क्राइम सीन पर पहुंचे।
और क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद में उन्होंने फिर से कोशिश की कुछ चीज़ों को पता करने की। सबसे पहले कि घटनास्थल पर क्या कुछ और सबूत हैं जो इकट्ठा किए जा सकते हैं। फोरेंसिक की टीम टीम बुलाई गई सीबीआई के द्वारा। फोरेंसिक की टीम ने फिर से वहां पर सबूत इकट्ठा किए और उसे अपने साथ में लेकर गए। अब आते हैं जिस सबूत के बिना पर सीबीआई ये केस को क्रैक कर पाएगी, कभी भी अगर कर पाएगी तो, वो है इस मामले की फोरेंसिक एविडेंस। फोरेंसिक एविडेंस कई प्रकार के होते हैं जिसके ऊपर सीबीआई को सबसे ज्यादा भरोसा है। डीएनए एक ऐसी चीज है जिसका मिलान होने के बाद में सीबीआई कोई भी केस या सीबीआई का पुलिस भी कोई भी केस को पुख्ता कर लेती है कि इस मामले में घटना को अंजाम किसने दिया हुआ है। तो एक एक छोटी छोटी चीजें, यानी कि नाखून का अगर छोटा सा टुकड़ा मिला है या किसी का रुमाल भी मिला है या जो कपड़े घटना के वक्त, घटना को अंजाम देने के वक्त आरोपी ने पहने हुए हैं या पीड़िता ने पहने हुए हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से सीबीआई अपने सेंट्रल फोरेंसिक साइंटिफिक लैब में भेजती है। वहाँ पर बाकायदा साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर, और वो एक एक चीज़ से डीएनए निकालते हैं और मैच करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर कोशिश सिर्फ ये नहीं रहती है कि मैच हमें सिर्फ आरोपी से कर देना है, वहाँ पर यह भी पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पर कोई और डीएनए मौजूद था। अगर एक से ज़्यादा डीएनए अगर मिल जाते हैं तो उसमें ये बात साफ होकर आती है कि भाई हो सकता है इस मामले में एक से ज़्यादा आरोपी भी हों। तो सीबीआई के पास में दो चीज़ें होती हैं करने के लिए। आपको साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है, टेक्निकल एविडेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल एविडेंस आज की तारीख में, पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा आपके मुखबिर होते थे, पूछताछ करते थे, आप 3rd डिग्री देते थे तो शायद आपको जानकारी मिल जाती थी, बयानों पे आप भरोसा करते थे। लेकिन आज की तारीख में टेक्निकल एविडेंस है, यानी कि अगर मेरा फ़ोन है, अगर मैंने कोई क्राइम किया हुआ है तो ये पुलिस के लिए, सीबीआई के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल एविडेंस का काम करेगा, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। वो लोकेशन निकाल लेंगे और अगर कोई घटना यहाँ पर हुई है तो वो तुरंत मुझ तक पहुँच भी जाएंगे। एक तो इस तरह के टेक्निकल एविडेंस हो गए। दूसरा टेक्निकल एविडेंस होता है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी आजकल हर जगह पे लगा हुआ है और ये एक अच्छी बात है कि उस अस्पताल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, वहाँ से फुटेज को निकाला गया, उसका मिलान किया गया है। उस सीसीटीवी फुटेज में पूरे दिन की जो सीसीटीवी फुटेज है, खास करके रात 12 बजे से लेकर तो सुबह 9 बजे तक, लगभग 7 से 8 लोग हैं जो कि उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देते हैं। 4 उसमें से जूनियर डॉक्टर्स हैं जो पीड़िता के साथ में मौजूद थे, 5वीं खुद जो पीड़िता है वो है, 5 लोग हो गए। इसके अलावा संजय रॉय हैं, 6 लोग हो गए। 3 उसमें मरीज के पेरेंट्स थे, वो भी आते जाते हुए दिखाई देते हैं, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। ये हो गए 9 लोग, और इसके अलावा एक और शख्स है जो कि अस्पताल का ही कर्मचारी है, उसकी भी इमेज है। इन सब के बयान दर्ज करिए। लेकिन ये टेक्निकल एविडेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया है कि मृत्यु किस वक्त हुई है, उस वक्त के आने जाने वाले लोग आपके आरोपी नंबर 1 या फिर आप बोल सकते हैं सस्पेक्ट नंबर 1 बन जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है किसी भी जांच के लिए, और सीबीआई के लिए खासकर, क्योंकि उनको केस लेट मिला हुआ है, उनको भरोसा करना पड़ता है साइंटिफिक एविडेंस पे, उनको भरोसा करना पड़ता है टेक्निकल एविडेंस पे, और इसी वजह से इसी टेक्निकल एविडेंस को और पुख्ता करने के लिए, इसी साइंटिफिक एविडेंस को और पुख्ता करने के लिए वो पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा रहे हैं। डॉक्टर संदीप घोष, वो शख्स जो कि उस वक्त प्रिंसिपल थे, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने घटना स्थल को सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सबूतों के साथ में छेड़खानी की हुई है। लेकिन कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। जिन चारों और शख्स जो कि पीड़िता के साथ उस रात मौजूद थे, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, ताकि साइंटिफिक एविडेंस को और पुख्ता किया जा सके। और इसी वजह से इस पूरी जांच की कड़ी में पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसके लिए क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट का जो रिपोर्ट आएगा, इस रिपोर्ट के बिना पर सीबीआई ये तय कर पाएगी कि किस दिशा में हमें जांच को आगे बढ़ाना चाहिए और किस दिशा में जांच को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अभी तो 8-10 एंगल में आप जांच कर रहे हैं, एक दिशा आपको पकड़नी पड़ेगी, और पॉलीग्राफ टेस्ट आपको जांच की दिशा बताएगा। मैं आपको यह भी जानकारी के लिए बता दूं कि पॉलीग्राफ टेस्ट का जो रिजल्ट होता है, कोर्ट में वो सबूत के तौर पे मान्य नहीं होता है। यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस व्यक्ति के ऊपर संदेह है, या जिस आरोपी के ऊपर संदेह है, या जिस चश्मदीद के ऊपर संदेह है,
अगर वो पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ भी कबूल भी कर लेता है तब भी ये एक सबूत के तौर पर कोर्ट में मान्य नहीं होगा। ये सिर्फ आपको जांच की दिशा तय करने में मदद करेगा और इसीलिए सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। तो आज हमने बात की उस रात क्या कुछ हुआ था, उस रहस्य से हमने पर्दा उठाने की कोशिश की है। सीबीआई के सूत्रों से मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इस घटना में जो कुछ भी जानकारी पुख्ता तौर पर मुझे मिल रही है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर आपके कोई सवाल हैं इस घटना को लेकर, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप भी सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, इस तरह की कोई भी ऐसी अगर आपको जानकारी है और आपके कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों को मैं अपने जो सूत्र हैं उनसे पूछूं और आपके मन में जो चल रहा है उन सवालों के जवाब मैं लाने की कोशिश करूं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि इनसाइड एजेंसी को आप लगातार देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, ताकि मैं कोशिश कर पाऊँ आपके सामने आके उन रहस्यों से, उन जांच की कड़ियों से पर्दा उठाना जो शायद आपके सामने अभी तक नहीं आ पाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।